गुड आफ्टरनून मोहित। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अरमान। क्या हाल है आप लोगों के? आज कुछ नई बात सीखने के लिए तैयार? कल तक अगर हम अपने टॉपिक्स की बात करें कल तक अगर हम अपने टॉपिक्स की बात करें तो हम न्यूटन भैया के घर पहुंच चुके थे और न्यूटन भैया ने हमें दो नियम भी दे दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन के जो ये रूल रहते हैं ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे हमने कल देखा था कि एफ नेट क्या होता है। एफ नेट क्या होता है? एफ नेट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, और हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर फोर्स जीरो हो जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर फोर्स जीरो हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। याद रखिएगा। और एक बात और जानते हैं हम कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। और एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से आपका फोर्स भी दोबारा से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने कल किए थे। साथ में न्यूटन भैया की अगर हम बात करें तो न्यूटन भैया के फर्स्ट लॉ को कर लिया था। इसको हमने कहा था इट्स कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोला था। मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं इससे हम। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस देखी थी जहां पर हमने मास को कांस्टेंट किया था। जहां पर हमने मास को कांस्टेंट किया था तो एक फॉर्मूला हमारे पास आया था F इक्वल्स टू एम ए। एफ इक्वल्स टू एम ए, मास कांस्टेंट होता है इसलिए आपने कहा F इक्वल्स टू एम ए। एक कंडीशन और की थी जहां पर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट किया था। जहां पर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट किया था तो F इक्वल्स टू हमें मिला था वी डी एम अपॉन डी टी। इसको मैंने बताया था ये थ्रस्ट फोर्स होता है। और ये किस में इस्तेमाल होता है? ये रॉकेट्स के लिए होता है। ये थ्रस्ट फोर्स किसका होता है? रॉकेट को जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है उसका ये थ्रस्ट फोर्स होता है, क्योंकि उसमें मास कंटिन्यूअसली बदलता है, उसमें मास कांस्टेंट नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे आपका फ्यूल जो है, जैसे जैसे आप ऊपर चल रहे होते हो आपका फ्यूल क्या हो रहा होता है? आपका फ्यूल बर्न होकर फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट। किस क्या कहते हैं इसको? थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट। थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो कल तक की कहानी हमारी यहां तक थी। इससे आगे हम जो बात आज करने जा रहे हैं, इससे आगे आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अपने सबसे पहले न्यूटन के थर्ड लॉ। जो बाकी था न्यूटन के थर्ड लॉ को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, फटाफट आप लोग कनेक्ट होते जाइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना सबसे पहला आज का टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सेम उसी के अकॉर्डिंग, सेम उसी जैसा आपको पूरा क्या मिल जाएगा? आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इस चैप्टर का। आप बस चैप्टर कंप्लीट होते ही, चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होगा आपके पास इसके पूरे कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे हम इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, जानते ही हैं एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। एक जोरदार चाटा किसी ने गार पे मार दिया, आप लड़ने बैठ गए, उसने एक्शन किया, आपने रिएक्शन दे दिया। ठीक है, तो इसे एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। रूल, इट इज कॉल्ड अ रूल ऑफ एक्शन रिएक्शन, या इट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट की अगर हम बात करें ये किस पर बेस्ड होता है, ये छोटे छोटे से पॉइंट जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल हो जाते हैं। इट बेस्ड अपॉन अपॉन लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो शानदार से पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा है 2-3 बार कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो पता होना चाहिए लीनियर
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक हमने कवर किया था। ठीक है, अब बात करें इसके, अगर हम लाइन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो कहता है फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी रिएक्शन, या फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, opposite रिएक्शन। ये तीन बातें सिर्फ याद रखनी है न्यूटन भैया के थर्ड रूल के लिए। न्यूटन भैया के थर्ड रूल के लिए सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। पहला, इट इज कॉल्ड अ एक्शन रिएक्शन। दूसरा, ये किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये चीज हमने, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो बैक लेक्चर्स में आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास, आपने एक वॉल ले रखी है और इस पर आप फोर्स लगाते हो, इस पर ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। जो वेक्टर का स्टार्टिंग है तो आप उससे कह रहे हो ए, और जो वेक्टर का लास्ट है उसको कह रहे हो बी। ये वॉल जाके टकराती है, टकराने के बाद ये वापस आती है। ठीक है, तो आपका एफ इधर से इसको इधर लेके गया है और इधर से आपका एफ इसको वापस लेके आया है, तो बी पॉइंट यहां होगा और ए पॉइंट यहां होगा, क्योंकि पहले जो टकराएगा वही वापस पहले लौटेगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहां तक की बात कर ली। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी माइनस एफ बी ए, माइनस एफ बी ए। एफ बी ए दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, याद रखिएगा। एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका हम यूज करेंगे। मैंने जिस टाइम आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाया था, बताया था कि वेक्टर को अगर आप रिप्लेस करते हो, वेक्टर को क्या करते हो, आप रिप्लेस करते हो, उसकी प्लेस को चेंज करते हो तो माइनस साइन आ जाता है। अगर मान लीजिए आपने लिखा है ए क्रॉस बी, या आप लिख रहे हो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू, तो अगर आपने इसकी प्लेस चेंज कर दी तो ये बन जाता है माइनस बी वेक्टर और आपका हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, माइनस कॉमन ले लोगे आप तो ये बन जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखिए आ गया माइनस का साइन। ठीक है, तो ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो लिखा जाता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता, वेक्टर में इतना टाइम ऐसे ही नहीं लगता, वेक्टर का यूज फिजिक्स के अंदर बहुत होता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को, वेक्टर के एक एक पॉइंट आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मुझसे बात जरूर कीजिएगा। तो ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या क्या बातें याद रखनी है, इट इज कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन, इट इज बेस्ड अपॉन, ये जरूर याद रखिएगा, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होता है। और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां से हमने एक अपना पूरा प्रोसेस देखा था कि एक ए और बी वेक्टर था, इसको वॉल पे स्ट्राइक किया, ये हमारी एक वॉल थी, तो भाई जो वॉल पे पहले टकराएगा वो पहले वापस आएगा। बी पहले टकराया तो बी पहले वापस हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, आपने कह दिया एफ ए बी equals to minus FBA. Okay, that is a Newton's third law. Newton's third law. ठीक है, सेम इन मैग्नीट्यूड। एक छोटी सी बात याद रखना, बोले इसका क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? नो, सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड, बट लग गया कट, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है। ओके, ये याद रखिएगा। यहां ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन के थर्ड लॉ के बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास आने वाला है, और दैट इज अ फोर्स। क्या आने वाला है हमारे पास? फोर्स आने वाला है। जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है दैट इज कॉल्ड द फोर्स। ठीक है, एक एक पॉइंट को, एक एक लेक्चर को मेरा देख के चलिएगा। लॉ ऑफ मोशन, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो अ वेरी यूजफुल फॉर AMU एंट्रेंसेस। ठीक है, चलिए
अब हम यहां से बात करने जा रहे हैं, यहां पर हमारे न्यूटन की बात कंप्लीट हो गई। अगर आपसे कह रहा हूं, एक कुछ रिकॉल करा देता हूं काफी तेजी से कि अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज कवर की है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके अंदर इनर्शियल इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की बात हम यहां पर नहीं करते हैं, लेकिन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बेस्ड किस पे होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर होता है। ये बात की थी हमने। उसके बाद हमने बात की थी अपने मोमेंटम की जब हम बात कर रहे थे तो हमने अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक एक टॉपिक इसलिए लिख रहा हूं, मुझे तो याद है लेकिन आपको रिकॉल करा रहा हूं कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे 50 बार डिस्कस करिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहां पर इंपल्स को भी देखा था, ठीक है, इसमें हमने चेंज इन मोमेंटम देखा था, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम देखा था हमने, ठीक है। कोलिजन देखा था, इसमें हमने किसको देखा था, कोलिजन को देखा था, ठीक है। बॉल का स्ट्राइक कंपोनेंट्स लेना सिखाए थे आपको मैंने, इसमें कोलिजन को देखा था आपने, इंपल्स को देखा, इंपल्स। उसके बाद आपने इनर्शिया देखा, इसके अंदर इनर्शिया के तीनों टाइप देखे आपने, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। लेक्चर जितने भी है ना इस चैप्टर के, कम से कम एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। जो चीज क्लियर नहीं हो रही हो वो मुझसे जरूर क्लियर करिएगा। इनर्शिया के बाद हमने न्यूटन की बात की थी, इनर्शिया के बाद किसकी, न्यूटन की बात की थी। तो न्यूटन के सारे लॉ को हमने पढ़ा था, और जो आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, फोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम इतने स्टेबल हो चुके हैं, अब हमें इतनी चीजें पता चल चुकी हैं कि हम अपने फोर्स के टॉपिक को यहां पर ला सकते हैं। ये जितने भी राइट हैंड पे आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ये आप इस चैप्टर में कवर कर चुके हो, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, और फिर मैं बता रहा हूं, नोट्स की अपने टेंशन बिल्कुल मत लेना, नोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है बेटा। जैसे ही मेरा ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है, आपके पास इसका कंप्लीट पीडीएफ, जिस प्रोसीजर में मैंने एक एक चीज आपको समझाई है, उसी सीक्वेंस में, उसी प्रोसीजर के साथ, जो जो एग्जाम्पल के मैंने न्यूमेरिकल आपको दिए हैं, जो यहां टॉपिक्स में कराए हैं, वो न्यूमेरिकल, ठीक है, आपको एज इट इज पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अपकमिंग 2 days और 3 days और 4 days, जैसे ही इस चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट होगा, आपके पास इसकी पीडीएफ आ जाएगी, इसके नोट्स की पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। चलिए, फोर्स के लिए अगर हम बात करें, फोर्स, ठीक है, फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो हर किसी को फोर्स की डेफिनेशन पता है, फोर्स की डेफिनेशन जो है हर किसी को पता है, ठीक है। तो यहां पर बार बार फोर्स के रिपीटेशंस को लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इसकी रिपीटेशन दे देता हूं। फोर्स किस चीज को कहते हैं, तो हमने कहा फोर्स कहते हैं पुश एंड पुल, पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट, any object in a specific direction, ठीक है। पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट्स नोन एज फोर्स। इसके अलावा हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स ही कहलाता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें तो वो डेफिनेशन देता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में रहेगा, अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी कंडीशन को जब तक चेंज नहीं करते। तो ये सब डेफिनेशन बनती है। और फोर्स की एक लाइन ये भी होती है, पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बहुत बार पढ़ा, कोई नई चीज नहीं है, नई चीज कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। चलिए, फोर्स में जो चीजें आपको याद रखनी है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1 kg वेट, 1 kg वेट, अगर न्यूमेरिकल में आपको मिलता है 1 kg वेट, तो याद रखिए, या 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स अगर लिखा हुआ आपको दिखाई देता है तो आप कुछ मत करिए, जो भी क्वांटिटी है उसमें 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करिए। बाकी जितना भी
न्यूमेरिकल में आता जाएगा, मैं खुद ब खुद समझाता जाऊंगा, आपको कहने की जरूरत मुझसे नहीं पड़ेगी। 1 kg फोर्स 9.8 न्यूटन। बोले सर अगर फोर्स जो है 1 ग्राम में आ गया तो 1 ग्राम फोर्स आ गया तब क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं 1 ग्राम में आ जाएगा तो 980 डाइन कर दीजिएगा। बोले ये क्या था? बोले ये एमकेएस में था, एमकेएस में था। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सीजीएस में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। ग्राम दिखाई दे रहा था तो ग्राम की वजह से 1 ग्राम फोर्स कितने के बराबर होता है? 980 डाइन। 1 kg फोर्स कितने के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ओके, एक रिलेशन और याद रखिएगा, एक रिलेशन और याद रखिएगा। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है? न्यूटन और डाइन का रिलेशन होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखना, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, इनके भी नाम याद रखना, फोर्सेस। नंबर 1 आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन होता है आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट वन होता है नंबर 4 इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपके पास रहते हैं। ठीक है, इन चारों को याद रखना है आपको। स्ट्रॉन्ग फोर्स नंबर 1 कौन होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स इज अ न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा होता है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आसानी से याद किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी रेंज भी बताऊंगा, साथ में इनकी पावर क्या होती है, इनकी पावर को भी बताऊंगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करो तो इनकी जो पावर होती है दैट विल बी अ 1। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूं तो 10 टू द पावर -3। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं वीक न्यूक्लियर फोर्स की, दैट इज अ 10 टू द पावर -13। और अगर मैं ग्रेविटेशनल की बात कर रहा हूं तो 10 टू द पावर -14। ये इसका रेशियो होता है। ये इन चारों फोर्स का क्या रहता है? रेशियो, जो कि आपको याद होना चाहिए। क्या रेशियो होता है? 1:1 क्या रेशियो है? 1:10 टू द पावर -3 रेस टू 10 टू द पावर -13 रेस टू 10 टू द पावर -40। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। ये फंडामेंटल फोर्स का रेशियो रहता है। 1 क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है आपका? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट वन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपको याद रखना पड़ेंगे। ओके, सारी चीजें आप बिल्कुल भी एक एक पॉइंट को बस समझते जाइए। जो चीज क्लियर नहीं हो वो मुझसे क्लियर करते जाइएगा। बस यहां तो हम फोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट नहीं करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नोट नहीं करना, एज इट इज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी में बात करें, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर हम यहां पर लेकर चल रहे हैं दैट इज द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स का पहला पॉइंट, अगर हम थर्ड फंडामेंटल की बात करें, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं फंडामेंटल के बाद, दैट इज द नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स। तो हमें पता है नेचर ऑफ फोर्स में हम बात करते हैं 2 टाइप्स की। नेचर ऑफ फोर्स में कितने टाइप की बात करते हैं? 2 टाइप्स की करते हैं। एक होता है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स, एक होता है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास? कांटेक्ट फोर्स होता है। और एक क्या होता है हमारे पास? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स और अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, दोनों में मतलब समझा देता हूं। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं सिर्फ आपको, विदाउट यानी विद फिजिकल टच, विद फिजिकल टच। तो विद फिजिकल टच दैट इज कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। विदाउट फिजिकल टच, विदाउट फिजिकल टच
तो आप विदाउट फिजिकल टच की जब बात कर रहे होगे किसी फोर्स पे, तो वो कौन सा कहलाएगा? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। याद रखिएगा फोर्स के नेचर कितने तरीके का होता है? फोर्स का नेचर दो तरीके का होता है। पहला कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में विदाउट फिजिकल टच, मतलब आप उसे टच नहीं करते हो, आप उसे छूते नहीं हो। जैसे ग्रेविटी, चाहे हवा में रहो या जमीन पे रहो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आप पर लगती रहती है। दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ग्रेविटी का नेचर क्या होता है, फोर्स ऑफ नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है ग्रेविटी का, तो आप कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्योंकि वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं भी हो फिर भी वो आप पे अप्लाई हो रही होती है। दैट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बोले जैसे फ्रिक्शन, बोले जैसे आप चल रहे हो तो आप फ्रिक्शन के संपर्क में आ रहे हो। जैसे एयर रेजिस्टेंस, जैसे एयर, आप बाइक तेज चला रहे हो, आप पे हवा जो तेजी से पड़ रही होती है, दैट इज कॉल्ड द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके? ये सब आपके कॉन्टैक्ट जो आपके फिजिकल टच से, यानी जो आप टचिंग में आ रहे हो तब फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। जब आप फिजिकल टच में नहीं आ रहे हो, विदाउट फिजिकल टच, दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ फोर्स, बिहेवियर ऑफ फोर्स। ठीक है, बिहेवियर ऑफ फोर्स की जब आप बात करेंगे तो ये भी दो ही तरह के होते हैं। एक कहलाता है आपका कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, और एक होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव। एक कौन सा होता है? नॉन कंजर्वेटिव, और एक होता है आपका कंजर्वेटिव। ओके, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत यूजफुल है। न्यूमेरिकल में आपको इनकी सारी जो यूजफुल कितना है ये सब आपको पता चल जाएगा। बिहेवियर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स दो टाइप के, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। बिहेवियर ऑफ फोर्स भी दो तरीके के, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव की आप बात करते हो तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। यहां पर जो वर्क डन आप करते हो फोर्स के थ्रू, जो वर्क डन आप करते हो वो पाथ पर डिपेंड, पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीजें याद रखो। बोले क्या? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। बोले जब आप फोर्स लगा रहे हो तो कोई ना कोई वर्क डन जरूर होगा, और जब वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये जो है एक पहाड़ है और यहां तुम खड़े हो, यहां तुम खड़े हो, यहां से तुम्हें इस ये ए पॉइंट पे तुम खड़े हो और तुम्हें बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो तुम चाहे तो इसको सीधा क्लाइंबिंग कर दो, चाहे तुम इस तरीके से रोटेशंस के साथ ऊपर पहुंचो, चाहे तुम हेलीकॉप्टर से चले जाओ, मुझे तो तुम टॉप पर चाहिए हो। ठीक है, मुझे तो तुम बी पॉइंट पे चाहिए हो। तो इसमें पाथ डिपेंड नहीं कर रहा, और जिसमें पाथ डिपेंड नहीं करता वो कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स, और जिसमें पाथ डिपेंड करता है वो कहलाता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये चारों, नेचर ऑफ फोर्स और बिहेवियर ऑफ फोर्स, क्या मेरे सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, क्या मेरे सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ये? ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स के साथ बिहेवियर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स कितने तरीके के? दो तरीके के। बोले कौन कौन से? बोले कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। विद फिजिकल टच होगा कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो विदाउट फिजिकल टच होगा। इसके अलावा बिहेवियर ऑफ फोर्स की बात जब आप करेंगे तो ये भी दो तरीके की होगा, कंजर्वेटिव, वर्क डन। वर्क डन जब आप फोर्स लगा के वर्क डन करते हो, जब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड करता है, तो नॉन कंजर्वेटिव। ओके, यहां तक की ये पूरी कहानी है हमारे पास। ठीक है, यहां तक कि हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हम किस पॉइंट की तरफ चलने वाले हैं? फोर्स में ही एक और पॉइंट लगा होता है, दैट इज कॉल्ड द वेट। अब हम बात करने जा रहे हैं वेट की। ठीक है, कुछ भी नहीं देखना है इसमें, बस एक पॉइंट देख लीजिए जो यूजफुल है आपके। ठीक है, क्या यूजफुल होता है वही देखना है बस हमें। ठीक है, वेट, वेट। ठीक है,
वेट को W से लिखा जाता है। वेट को किससे लिखा जाता है? W से लिखा जाता है। चलिए वेट में आपको दिखा देता हूं वेट mg बनता कैसे है। आपको एक फॉर्मूला पता है F ग्रेविटेशनल, क्योंकि हमें पता है वेट वही होता है जिस मास पर ग्रेविटी पुल कर रही होती है। किसी मास को ग्रेविटी अपने सेंटर की तरफ जब पुल कर रही होती है तो वही उसका वेट कहलाता है। तो एफ जी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि हमें पता है जब दो मासेस होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो एफ जी इक्वल्स टू हमें पता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख रहा हूं, अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख रहा हूं, इस वाले पोर्शन को, तो ये किसके बराबर होता है? ये जी के बराबर होता है। नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। एफ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एफ इक्वल्स टू एम जी होता है। जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। देखो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? इस पूरे को मैं जी लिख सकता हूं। ओके ठीक है। और मुझे पता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो मुझे वर्क डन जरूर मिलता है। तो मैं कह सकता हूं W इक्वल्स टू मास, ये मास है और ये हमारे पास ग्रेविटी है। मास इनटू ग्रेविटी को ही आप क्या कहते हो? वेट कहते हो। वेट जो है आपका डिपेंड करता है प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा वेट आपके किस पे डिपेंड करता है? प्लैनेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ग्रेविटी है। वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के। जहां पर ग्रेविटी कम वहां पर वेट कम, जहां पर ग्रेविटी ज्यादा वहां पर वेट ज्यादा। ठीक है, और ये जो होता है इस प्रोसेस को ही आप रियल वेट कहते हो। इस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो? रियल वेट कहते हो। वेट भी कितने तरीके के होते हैं? वेट दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है एपरेंट वेट, एक कहलाता है एपरेंट वेट और दूसरा कहलाता है रियल वेट। तो रियल वेट क्या होता है? W इक्वल्स टू mg। और एपरेंट वेट क्या होता है? अपकमिंग 1-2 मिनट बाद आपके समझ में आ जाएगा कि एपरेंट वेट किसको कहते हैं। रियल वेट का मतलब होता है W इक्वल्स टू mg। अगर कहीं पर आपसे बोला जाता है अ बॉडी मूव्स विद रियल वेट, अ बॉडी मूव्स विद रियल वेट, दैट मींस आ W इक्वल्स टू mg की उसने बात की है। ओके चलिए, और मैं आपको बताऊंगा एपरेंट वेट कैसे बनता है। तो बस 1-2 मिनट में आपको वो चीज मिल जाएगी। तो आपका ये बात हुई वेट की। ठीक है, W इक्वल्स टू mg और यही आपका क्या कहलाता है? रियल वेट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है। देखो एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं हो तो प्रीवियस सेशन हमारे रहे हैं उनको जरूर देखना। पूरा चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि एक दूसरे से कोरिलेट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेट की, तो वेट के बाद मेरे पास आता है नॉर्मल। वेट के बाद मेरे पास अगला टॉपिक कौन सा आता है? नॉर्मल आता है मेरे पास। ठीक है, नॉर्मल। और इस नॉर्मल को आप नॉर्मल भी बोलते हो और रिएक्शन भी बोलते हो। नॉर्मल भी बोलते हो और रिएक्शन भी बोलते हो। ओके, याद रखना, चाहे आप नॉर्मल बोल दो चाहे आप रिएक्शन बोल दो, मतलब एक ही होता है। अब आप कहेंगे कि नॉर्मल होता क्या है, हमें तो ये ही पता नहीं। तो कोई टेंशन नहीं है, और पता भी है तो और बेहतर कर लीजिए। तो ये लीजिए, ये हमारा एक सरफेस हो गया। इस सरफेस पे एक मास रखा हुआ है, दैट इज अ एम। ठीक है, हमें पता है सरफेस पे जो बॉडी होती है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। जैसे इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो प्लेटफॉर्म के परपेंडिकुलर मैं खड़ा हूं। जिस टाइम अगर आप किसी चेयर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो आप उस सरफेस के लिए जो बल लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये जो परपेंडिकुलर होता है इसी को नॉर्मल या रिएक्शन कहा जाता है। इसी को नॉर्मल, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो ये नॉर्मल मेरा कितना है? 90 हूं। मैं किसी भी एंगल पे चला जाऊं, जब कोई सरफेस पे एक मास के जो द्वारा बल लगाया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है, उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और इसी नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ हमेशा 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 इस नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए मास तो है ही, और साथ में क्या होगी? अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है,
तो अर्थ की ग्रेविटी भी साथ में होगी, जिसे कहा जाता है N इक्वल्स टू mg। याद रखिएगा, क्योंकि लिफ्ट, मोशन इन अ लिफ्ट आज ही शुरू करेंगे हम, मोशन इन अ लिफ्ट आज ही शुरू करेंगे। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो एक बार मुझसे दोबारा से पूछ लीजिए। मोशन इन अ लिफ्ट के क्वेश्चन हम आज ही स्टार्ट करेंगे बेटा, जल्दी बताइए। जिसकी किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे अभी डिस्कस कर लो। आज ही हम मोशन, लिफ्ट इन मोशन के जो कॉन्सेप्ट है वो आज ही स्टार्ट करेंगे। क्या नॉर्मल मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा? एमजी करेगा। जल्दी से बताइए। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो भाई सरफेस हो गया, स्मूथ सरफेस या फ्लैट सरफेस हो गया। अगर हमें इंक्लाइंड मिल गया तब हम क्या करेंगे? इंक्लाइंड मिल गया तो घबरा क्यों रहे हो? ये लो इंक्लाइंड, ये लो इंक्लाइंड, ये रहा है आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मास क्या है? इसका मास है m। इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगा जिसे आप क्या कहोगे? नॉर्मल। इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगा, वो से हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल ये भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो होगा अर्थ, अर्थ जो होगी वो इस पे फोर्स, एक फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, किधर? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। हमेशा क्या होगा? नीचे की तरफ। हमेशा क्या होगा? नीचे की तरफ। और इस नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा? इस नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा? इस नॉर्मल को भी बैलेंस यहां से किया जाएगा mg के द्वारा। यहां से क्या बैलेंस किया जाएगा? mg के द्वारा किया जाएगा। ओके, बोले ये थीटा होगा, कोई ना कोई थीटा होगा, और हमें पता है ड्यू टू वर्टिकल एंगल ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है अगर एक कंपोनेंट इसका इधर है और थीटा बन गया है तो कंपोनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया है बहुत अच्छे से, जिसके साथ थीटा बनता है आप क्या लिखते हो? अब थीटा बन गया तो mg cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा बना हुआ है। और इसको इसको यहां से एक बैलेंस कर रहा होगा, यहां से एक बैलेंस कर रहा होगा mg sin थीटा। तो ये लीजिए, नॉर्मल आपने कंपोनेंट पे भी बनाना सीख लिया, नॉर्मल आपने सरफेस पर भी बनाना सीख लिया। जल्दी से बताइए, दोनों पॉइंट क्लियर है? यस एंड नो, जल्दी से बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से बताइए कि हमें इस टॉपिक में यहां पर दिक्कत है, और अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं। हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को देखा, उसके बाद फोर्स को देखा, फोर्स में हमने नेचर और बिहेवियर की बात की। ठीक है, ओके स्नेहा कुमारी, ओके मोहित, जल्दी से सारे बच्चे बेटा कमेंट करके मुझे बताएं। उसके बाद हमने नॉर्मल को देखा है, नॉर्मल नॉर्मल को हमेशा कौन बैलेंस करता है? mg बैलेंस करता है। ओके, और हमेशा ये किधर होता है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है। ओके, चलिए, तो अब अगर हम आगे चल रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ टेंशन। नॉर्मल के बाद किसकी बात करने वाले हैं? हम टेंशन की बात करने वाले हैं। ओके तौहीद, ठीक है, बिल्कुल बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कस जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है दैट इज कॉल्ड द टेंशन। ठीक है, नॉर्मल के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? टेंशन की बात कर रहे हैं। टेंशन, नॉर्मल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा? टेंशन है। और टेंशन के लिए हम बात करने वाले हैं कि टेंशन क्या होती है, एक्चुअल टेंशन है क्या। ठीक है, तो टेंशन के लिए आप कह सकते हो द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन अ रोप, द एवरेज फोर्स, द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स applied applied on a rope, on a rope। रोप हो, स्ट्रिंग हो, रोप हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है रोप है। यहां पर रोप बोल दिया गया तो आप ये मत समझिए कि रोप ही होगी, रोप हो सकती है और स्ट्रिंग
जो आपको जिस चीज पे भी आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। यहां तो मैंने रोप जनरली बोला था, ठीक है। द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन अ रोप और स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ टेंशन, इज कॉल्ड अ टेंशन। टेंशन के लिए इस लाइन को याद रख लीजिए, टेंशन के लिए इस लाइन को याद रख लीजिए। द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन अ रोप और स्ट्रिंग, ठीक है। द टेंशन, अब एक चीज इसमें जो आपको याद रखनी है, जो याद बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, टेंशन ऑफ ईच पॉइंट, टेंशन ऑफ, ये बहुत यूजफुल लाइन है भाई। जो मैं अब सेकंड लाइन लिखने जा रहा हूं, ये वाली जो सेकंड लाइन लिख रहा हूं, टेंशन इन ईच, टेंशन इन rope at each point, at each point is same। ये लाइन को जरूर याद रखिएगा। टेंशन इज रोप एट ईच पॉइंट इज सेम। अगर टेंशन की आप बात करेंगे तो एक रोप में आप जैसे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये हमारी एक स्ट्रिंग बना दिया हमने, एक स्ट्रिंग बना दिया, यहां पर ये F2 फोर्स लग रहा है और यहां पर ये F1 फोर्स लग रहा है। तो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, तीनों पॉइंट पे जो आपके टेंशन होगी, जो टेंशन होगी, अगर मैं इसको कह रहा हूं T1, इस पॉइंट को कह रहा हूं T2, इस पॉइंट को कह रहा हूं T3, दैट विल बी अ T इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू T। इस लाइन का मतलब ये है, टेंशन इन रोप एट ईच पॉइंट इज सेम। जो रोप के पॉइंट होंगे जिस पर टेंशन डेवलप हो रही होगी, वो सब पॉइंट टेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो T1 अब देखेंगे, अगर F2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो T1 तो F1 की तरफ जो फोर्स होगा वो कम होता जाएगा, F1 की तरफ कर रहे हैं तो F2 पे जो फोर्स होगा वो कम होता जाएगा, लेकिन रोप पर टेंशन सेम रहेगी। और एक चीज याद करा दूं, और एक चीज एक शॉर्ट की बता दूं, और एक शॉर्ट की बता देता हूं, चलिए नोट में लिख लीजिएगा, नोट में याद रखिएगा, वन रोप, वन रोप, वन टेंशन, वन रोप, वन टेंशन, इसे याद रख लीजिएगा बस। एक रोप में एक टेंशन कितनी हो सकती है, एक रोप में टेंशन एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा टेंशन एक रोप के अंदर नहीं हो सकती। एक रोप एक टेंशन, दो रोप दो टेंशन, एक रोप एक टेंशन, और दो रोप दो टेंशन, तीन रोप तीन टेंशन। अगर मैं इसी पर अपने फॉर्मूले को लिखना चाहूं, इसी पर अगर मैं अपने फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन अ रोप और स्ट्रिंग, एक रस्सी के ऊपर या एक तार के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसका एवरेज ही टेंशन कहलाता है। अगर मैं कह रहा हूं टेंशन को किससे, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस स्ट्रिंग पे आप देखोगे कि एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2, दैट इज अ F1 प्लस F2। अब इसका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 कर देंगे नीचे, तो ये लीजिए आगे आपका, ये आपका टेंशन का फॉर्मूला होता है, T इक्वल्स टू F1 प्लस F2 अपॉन 2। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, टेंशन बात क्लियर है या नहीं है कि टेंशन क्या होती है। जो चीजें आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है इसका, द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन अ रोप और स्ट्रिंग। अब यहां पर दो फोर्स थे तो नीचे 2 आ गया। अगर मान लीजिए यहां एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, हम एक क्वेश्चन और बना लेते हैं जिसपे यहां पर एक फोर्स दिखा देते हैं F1 और यहां पर एक फोर्स दिखा देते हैं F2 और यहां से दिखा देते हैं एक फोर्स F3। तो यहां पर अगर टेंशन निकलवा रहा है तो T इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अपॉन 3। ओके, तो हम यहां से अपना एवरेज निकाल पाएंगे। समझ में आ गया हमारे कि टेंशन किस चीज को बोला जाता है। जल्दी से, जल्दी से कमेंट, जो आपके कमेंट आने चाहिए वो काफी तेज आने चाहिए, फास्ट आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट वाला सेक्शन भी हमें करना है। ओके, लिफ्ट वाला सेक्शन भी करना है और लिफ्ट वाले सेक्शन में करने के लिए ये सारी चीजें बहुत यूजफुल है, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक के सेशन में कोई डाउट नहीं है। ओके अरमान, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बता दें ताकि मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मोशन, लिफ्ट ऑफ मोशन स्टार्ट करूं जल्दी से। ओके मोहित,
ठीक है, तो यानी हमारे सारे स्टूडेंट्स को लगभग ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है लिफ्ट के लिए। लिफ्ट के लिए कुछ पॉइंट लिख रहा हूं जो याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए चलिए, रिमेंबर पॉइंट लिख रहा हूं कुछ। रिमेंबर पॉइंट, जो बातें हमने सीखी है ना, बस वो ही लिखने वाला हूं और कुछ नहीं लिखने वाला। और लिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन, ये पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एमजी। एमजी कहां पर लगेगा? ऑलवेज, ऑलवेज वर्टिकल, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। और किस नाम से जाना जाता है इसको? रियल वेट, रियल वेट। ओके, तो mg हमेशा कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ। तो पहला पॉइंट ये क्या याद रखना है? mg कहां पर अप्लाई करोगे? mg को अप्लाई करोगे ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अगर पॉइंट नंबर 2 की आप बात करोगे, दैट इज द एमए। एमए, और एमए आपको पता है एमए कहां लगाओगे आप? एक्सिलरेशन के, जहां पर मूवमेंट जाएगा उसका जस्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट द, अगेंस्ट, अगेंस्ट द एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन आगे की तरफ मूव करेगा तो आप किधर लगाओगे? पीछे की तरफ। और अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ, नीचे जा रहा है एक्सिलरेशन तो ऊपर की तरफ। तो 2 पॉइंट याद रखना है। पहला mg ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगेगा। ma किधर लगाना है? ma अगेंस्ट द एक्सिलरेशन, बिल्कुल अगेंस्ट लगाना है। एक्सिलरेशन आगे जाए तो आप पीछे लगाइए, एक्सिलरेशन ऊपर की तरफ जाए तो आप नीचे की तरफ लगाइए, एक्सिलरेशन नीचे की तरफ आए तो आप ma ऊपर की तरफ लगाइए। ओके, जैसे जैसे लिफ्ट के क्वेश्चंस हम करेंगे ये चीजें हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। थर्ड वन, थर्ड वन हमने क्या चीज सीखी थी? दैट इज एन, और एन हमें पता है, एन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। एन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। कहां अप्लाई करना है? अपवर्ड। हमेशा कहां अप्लाई किया जाएगा? ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर अपवर्ड, एक 90 डिग्री फोर्स लगता है, उससे हम नॉर्मल कहते हैं। और बेटा ये जो नॉर्मल होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? एपरेंट वेट। इसी को क्या कहा जाता है? एपरेंट वेट। यही होता है एपरेंट वेट। ठीक है, यही होता है आपका एपरेंट वेट। रियल वेट क्या होता है? mg। और एपरेंट वेट क्या होता है? जो नॉर्मल है आपका, जो नॉर्मल है, यानी n इक्वल्स टू mg जो आप लिखते हो वो होता है आपका एपरेंट वेट, और w इक्वल्स टू mg जो लिखते हो वो होता है आपका रियल वेट। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 में जो आपको याद रखना है, दैट इज अ टी। दैट इज अ टी, टी है टेंशन, और टेंशन में आपको याद रखना है वन रोप, वन रोप, वन टेंशन। ठीक है, ये 3 बार, ये 4 बातें आपको याद रखनी है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे सॉल्व होते हुए चले जाएंगे लिफ्ट के। ठीक है, वन रोप, वन टेंशन, अपवर्ड, एपरेंट वेट है, अगेंस्ट द एक्सिलरेशन। ठीक है, ये मत समझना जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कौन है? नॉर्मल है, और जो नॉर्मल है इसी को एपरेंट वेट बोला जाता है। एमए अगेंस्ट द एक्सिलरेशन लगेगा, एमजी जो है ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, और एमजी को ही रियल वेट कहा जाता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, रिमेंबरिंग पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ मोशन इन लिफ्ट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? मोशन इन लिफ्ट। ठीक है, चलिए मोशन इन लिफ्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। मोशन इन लिफ्ट। ओके, बहुत ही शानदार टॉपिक है, एक बार में समझिए, एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्रीली होके बैठ के बस एक एक कॉन्सेप्ट को फील करते जाइए, एक बार में आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर होगा। ठीक है, केस नंबर 1, वन बाय वन केस नंबर बनाते जाएंगे इसको। केस नंबर 1, केस नंबर
1। ठीक है, केस नंबर 1 आपसे कहता है इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट और मूविंग with uniform velocity, with uniform with uniform velocity, okay, uniform velocity। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, यानी जब आप लिफ्ट के अंदर गए हो, अभी लिफ्ट ने अपने वर्किंग, ना तो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना ही लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है, और अगर ऊपर या नीचे जाएगी भी तो उसमें हमने देख लगा रखा है इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए शुरू करते हैं इस केस को। ठीक है, हमने कहा वेलोसिटी आपकी कैसी है, उसने कहा वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, ओके, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोले कुछ फर्क आएगा, बोले हाँ फर्क आएगा, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस टॉपिक से एक बात देखता हुआ आया हूं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। हाँ भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। बोले कंडीशन क्या है, बोले कंडीशन ये कह रहा है कि एक लिफ्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट, एक एम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बोले एम ऑब्जेक्ट है, इस पे नॉर्मल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा अपवर्ड, लिखा है भाई, नॉर्मल हमेशा कहां लगेगा, अपवर्ड लगेगा। और एम जी कहां काम करेगा, बोले एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, जो कि हमने लिखा है। बोले ठीक है, बोले और कोई सिचुएशन, बोले कोई सिचुएशन ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विद जीरो। ठीक है, तो रेस्ट हो या वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म हो, आपकी कंडीशन हो जाती है n इक्वल्स टू एम जी। n इक्वल्स टू एम जी, n इक्वल्स टू एम जी का मतलब होता है बेटा कि जो आपका एप्रिंट वेट है, जो आपका एप्रिंट वेट है, जो आपका एप्रिंट वेट है, वो आपका रियल वेट के बराबर है, रियल वेट के बराबर है। जो आपका एप्रिंट वेट है वो आपके किसके बराबर है बेटा, वो आपके रियल वेट के बराबर है। जल्दी से बताइए केस नंबर 1 समझ में आया है या नहीं आया? जो आपका एप्रिंट वेट है वो आपके रियल वेट के बराबर है, यही आया आपका केस नंबर 1। एक एक चीज को फील करिएगा, और आज के बाद आप लिफ्ट के क्वेश्चन बहुत चुटकियों में करके फेंक देंगे। तो केस नंबर 1 में इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, अब रेस्ट में कोई चीज हो तो बता दीजिएगा, अगर मास दिया हो उसमें, अगर मास दिया हो और कंडीशन बताई हो कि लिफ्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, उसका एप्रिंट वेट क्या होगा, तो आप सीधा लिखेंगे n इक्वल्स टू m इंटू जी। आप मास जो दिया है वो मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करिए, आपका एप्रिंट वेट निकल कर आ जाएगा, और यहां पर जो आपका एप्रिंट वेट निकल कर आएगा वो आपके रियल वेट के बराबर होगा। क्लियर या नहीं, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है केस नंबर 1 का? जल्दी बताइए, एपरेंट वेट रियल वेट के कब बराबर होता है, जब आपका n इक्वल्स टू एम जी होता है। आप कह सकते हो इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, अगर क्वेश्चन पूछा गया है n इक्वल्स टू एम जी, तो आपके दिमाग में कंडीशन आ जानी चाहिए कि लिफ्ट जो होगी रेस्ट में होगी या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के, ओके स्नेहा कुमारी, ओके मोहित, ओके तौहीद, अरमान, ओके ऑल ऑफ स्टूडेंट, ओके ठीक है, यानी समझ में आ रहा है सबके। चलिए ठीक है, तो फिर जो है हम अपने कुछ नेक्स्ट यानी केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, केस नंबर 2, ठीक है, चलिए तो केस नंबर 2 की तरफ हम चल रहे हैं अपने, और देखते हैं केस नंबर 2 में हमारे सामने क्या चुनौती आती है, क्या हमें काम करना होगा केस नंबर 2 में। केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 कहता है इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, इफ लिफ्ट इज मूविंग, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड with uniform acceleration, with uniform acceleration, uniform acceleration a, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से लिफ्ट मूव कर रही है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। लिफ्ट बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाना है, लिफ्ट बनाते हैं। ये लिफ्ट बना दी, इस लिफ्ट में हमने एम मास को रख दिया, एम मास को रख दिया, हमें पता है हमारे ऊपर एक नॉर्मल काम करेगा जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज ऊपर, एक माजी इसमें यानी एम जी, माजी
यानी एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, ये हमारा मास है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। मैंने कहा था दूसरे केस में कि एम ए कहां लगेगा, एम ए लगेगा एक्सेलरेशन के जस्ट अगेंस्ट, एम ए कहां लगेगा एक्सेलरेशन के जस्ट अगेंस्ट। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये किधर लगेगा, नीचे की तरफ, एम ए किधर लगेगा, नीचे की तरफ। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ए से ए मैंने कहा था एम ए हर उस कंडीशन पे लगेगा जहां पर एक्सेलरेशन के अगेंस्ट होगा, या एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो एम ए क्या हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ लग जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताइए कि ये पॉइंट क्लियर है कि अगर मेरा नॉर्मल जो है, नॉर्मल हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, एम जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, और अगर लिफ्ट मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से तो अब मेरा जो एम ए होगा वो एम जी के साथ नीचे की तरफ लगेगा। ओके अगर ये सारे टॉपिक हमारे ये पॉइंट क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनाती है, अब हमें बताया कि इक्वेशन बनानी है एन। मैं कह रहा हूं एन इक्वल्स टू एम जी, एन इक्वल्स टू एम जी होता है, और एम जी के साथ कौन ऐड हो रहा है, एम जी के साथ एम ए और ऐड हो रहा है। एम जी के साथ कौन ऐड हो रहा है, एम ए और ऐड हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां से जो मेरे पास एपरेंट वेट की वैल्यू आएगी वो किससे ज्यादा आएगी, रियल वेट से ज्यादा आएगी। क्योंकि रियल वेट क्या होता है बेटा, रियल वेट है डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, और एपरेंट वेट क्या हो गया हमारे पास, एम जी के साथ एम ए और ऐड हो गया, तो यहां पर मेजर जो एपरेंट वेट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि एपरेंट एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। क्या ये लाइन क्लियर है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए कि जो हमारा केस नंबर सेकंड है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लिफ्ट में जो एपरेंट वेट होता है वो ज्यादा होता है किससे, रियल वेट से। यानी जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो उसमें आपका वेट आपको ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। एपरेंट वेट कहते हैं आभासी को, आभास होना, किसी चीज का आभास होना, एपरेंट माने होता है आभास, तो आभासी बल है ये, आभासी वेट है ये, आभासी भार है ये, ठीक है। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको आभास होता है कि आपका वेट ज्यादा है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए की वजह से। क्या ये क्लियर है, यहां पर एपरेंट वेट बढ़ा हुआ है, ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से करिए यस एंड नो, यस एंड नो, ठीक है। तो हम यहां बता सकते हैं जो हमारा एपरेंट वेट होगा वो ज्यादा होगा। केस नंबर अगर हम 2 की बात कर रहे थे तो यहां पर हमारा एपरेंट वेट ज्यादा होगा। और देखिए यहां से मैं आपको कंपोनेंट लेना सिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो न्यूमेरिकल्स में, कि ठीक है कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो एम ए कहां लगाएंगे, यार बताया था सर ने क्या, कि अगर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो एम ए जो होगा नीचे की तरफ लगेगा, और अगर लिफ्ट नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रही है तो एम ए ऊपर की तरफ लग जाएगा। ओके चलिए केस नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, केस नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ओके ठीक है, ये लिफ्ट के क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। और मैं इतने शॉर्ट की मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बस आपको समझ में आना चाहिए, आपकी कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं केस नंबर थर्ड की, तो ये कह रहा है अब जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, क्या है अब भाई, अब है डाउनवर्ड, इफ मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके अब देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आती है। ओके चलिए फील करने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, एक्सेलरेशन क्या कह रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। तो भाई नॉर्मल पता है ऊपर लगना है, माजी पता है नीचे, एम जी पता है नीचे लगना है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो एम ए किधर जाएगा, एम ए ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के जस्ट अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। बोले ओके, बोले आप क्या लिखेंगे यहां पर, बोले एन प्लस एम ए, एन प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी,
बोले ठीक। बोले अगर आप इसकी साइड चेंज करते हैं तो आप लिखेंगे n इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। इसका मतलब यहां पर एपरेंट वेट, जब आप नीचे आते हो तो वो होता है ना पेट में से गुदगुदी मचती है, ठीक है। जब झूला झूलते हैं, जब नीचे के ऊपर जाते हैं तब तो फील नहीं होता, लेकिन जब नीचे आते हैं वो पेट में जो गुदगुदी सी फील होती है, क्योंकि आपके वेट में चेंजेस आ रहे होते हैं, आपके एपरेंट वेट कम हो रहा होता है, क्योंकि आपको दिखाई देगा जब mg में से ma को घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो आपका एपरेंट वेट जो है वो छोटा हो जाएगा, किससे? रियल वेट से। याद रहेगी ये कहानी? याद रहेगी? बिल्कुल। जो वो भी आज जवाब मिल गया होगा, वो पेट में जो एक गुदगुदी सी मस्ती है ना जब झूले से नीचे की तरफ आते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर आपका एपरेंट वेट जो होता है वो कम हो जाता है रियल वेट से, क्योंकि जी की ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा होता है। यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को? 3 केस कर लिए हमने, 3 केस में हमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? और साथ साथ हम अपनी इक्वेशन भी बना पाएंगे इसकी, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल केस अगर हम इसकी बात करें, इसके चौथा केस हम करने जा रहे हैं, दैट इज अ केस नंबर 4। केस नंबर 4, और केस नंबर 4 बहुत इजी है। केस नंबर 4, ठीक है। इफ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, ओके, ये सब हटा रहा हूं मैं। केस नंबर 4, दैट इज इफ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, ठीक है। एक में हमने देख लिया कि n इक्वल्स टू एम जी था, एपरेंट वेट जो था वो रियल वेट के बराबर था। एक में देखा जहां पर एपरेंट वेट ज्यादा था, रियल वेट कम था। एक में देखा रियल वेट ज्यादा था, एक उसमें एपरेंट वेट कम था। केस नंबर 4 है ये। केस नंबर 4, केस नंबर 4, इफ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली, और जब हमें पता है फ्री फॉल वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है? फॉलिंग फ्रीली। जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है तो बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो धीरे धीरे करके इसी चैप्टर में फील कर लोगे कि A इक्वल्स टू क्या होता है? G। A इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हो जाता है तो हमें पता है, चलिए जल्दी से कंपोनेंट बनाना, अब तो हम सीख ही गए, ठीक है। ये N ऊपर की तरफ लगेगा, यहां से mg नीचे की तरफ लगेगा, ये m मास होगा, नीचे आ रहा है A इक्वल्स टू G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर की तरफ कौन काम करेगा? ऊपर की तरफ काम करेगा एम जी। एम जी एक ऊपर की तरफ काम करेगा। कंफ्यूज मत होना, ए इक्वल्स टू जी लिखा है क्योंकि कंडीशन फ्री फॉल की है, ठीक है। इक्वेशन बनाइए, एन प्लस एम जी, एन प्लस एम जी इक्वल्स टू, बैलेंस कौन कर रहा है? एम जी बैलेंस कर रहा है, ठीक है भाई। एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम जी, दैट एम जी कैंसिल आउट, एन इक्वल्स टू 0। फ्री फॉल कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में एपरेंट वेट की वैल्यू 0 होती है। फ्री फॉल कंडीशन में एपरेंट वेट की वैल्यू 0 होती है। फ्री फॉल कंडीशन में एपरेंट वेट की वैल्यू, एपरेंट वेट की वैल्यू 0 होती है, ओके। ये 4 के 4 केस थे आपके, किसके? मोशन इन लिफ्ट, या लिफ्ट इन अ मोशन, या मोशन इन लिफ्ट। ये 4 केस अच्छे से इन्हें एक बार रिकॉल कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो अपकमिंग सेशन में मुझसे मुलाकात जरूर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं अपना। किसी को कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो वो पूछ सकता है, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ सकता है। और अगर कोई भी क्वेरी हमारी नहीं है तो आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है, ओके। कल मुलाकात करेंगे मोशन इन लिफ्ट से 4 केसों से आगे, ओके।
तो कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। जय हिंद।